नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने गोल या टारगेट पाने के लिए स्मार्ट प्लानिंग के द्वारा कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के विषय में पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू 35 में दिया गया है, जिसका क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट से जितने भी अभी तक प्री और मेंस में क्वेश्चन आए हैं उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये पार्ट 1 है। और इस तरीके से पूरे फंडामेंटल राइट में हमने 18 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका ये पहला पार्ट है। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट में जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है, अधिकार के प्रकार कितने होते हैं और किसी देश के लिए अधिकार क्यों आवश्यक है, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का संकल्पना क्या है और मूल अधिकार को कितने वर्गों में विभाजित किया है, क्लासेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उद्विकास यानी कि उसका विकास का क्रम किस तरीके से हुआ, और लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट की लिमिटेशंस क्या क्या, उनकी सीमाएं या पाबंद कहां तक है, और फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट और हमारे संविधान के हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्री बेस पे किस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस बेस पे किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के आधार पर आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है। तो अधिकार की हम जहां तक बात करते हैं, जैसे ही हम बॉर्न होते हैं हमारे पास कुछ विरासत में या कुछ हेरिडेटरी मुझे राइट्स प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखें कि राइट्स आर लीगल, सोशल और इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, entitlement that its rights are the fundamental normative rules about what is allowed of people are owned to people according to some legal system, social convention or ethical theory। अगर राइट की हम बात करें यानी कि अधिकार की बात करें, तो अधिकार स्वतंत्रता या अधिकार के कानूनी, सामाजिक एक नैतिक सिद्धांत है। अर्थात अधिकार कुछ कानूनी प्रणाली द्वारा यानी कानूनी लीगल सिस्टम के द्वारा सामाजिक और नैतिक सिद्धांत के अनुसार लोगों के लिए अनुमति दिया गया था, लोगों के लिए एक मानक के रूप में यह प्रदर्शित किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि राइट एक सामाजिक, नैतिक, कानूनी स्वतंत्रता का एक सिद्धांत है जो हमें फंडामेंटल मौलिक अधिकार के रूप में एक दूसरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए, प्रोस्पेक्टिव्स को जानने के लिए, समाज में जीने के लिए जो हमें राइट दिया गया है यानी अधिकार जो है, उसके अनुसार से समाज में सामंजस्यता, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज
नैतिक सिद्धांतों के द्वारा और सामाजिक सिद्धांतों के द्वारा, कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमें मिलता है उसी को अधिकार कहते हैं। तो ये अधिकार कितने तरह के होते हैं? तो यह अधिकार आप देखेंगे कि यह अधिकार टाइप ऑफ राइट्स जो है, यह अधिकार आप देख सकते हैं 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद ह्यूमन मानवाधिकार या मानव अधिकार, उसके बाद सिविल नागरिक अधिकार, लीगल विधिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप ध्यान देना कि हम लोग सभी अधिकारों के विषय में स्टडी करते हैं, लेकिन स्पेशली आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल या ह्यूमन या सिविल या फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो राइट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और इतने राइट्स अगर दिए गए हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट्स, यानी कि इस अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब यह होता है कि नागरिक अधिकार। दीज आर दोज राइट्स which are available to citizen of a country and conferred to them either by law of the land or the constitution itself, for example right to freedom। नागरिक अधिकार, ये अधिकार किसी देश के कानून या संविधान द्वारा वहां के केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वहां केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात कर लें तो जो सिटीजन्स होते हैं, जो भारत के नागरिक हैं और एक जो विदेशी हैं, जो हमने सिटीजनशिप में चीजें पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ राइट्स जो दिए गए हैं केवल सिटीजन्स के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया है। जैसे आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 38 है। ये जो आर्टिकल्स जो दिए गए हैं ये बेसिकली ये सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो नागरिक अधिकार वे अधिकार जो होते हैं जो कानून या संविधान के द्वारा वहां के नागरिकों को जो दिया गया होता है उसको हम लोग नागरिक अधिकार कहते हैं, उसको सिविल राइट्स कहते हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम। नेचुरल राइट्स जिसको हम लोग प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। दीज आर अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल बाय द वर्च्यू एंड द बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। They are supposed to given by nature or God in human being and thereby are intrinsic to human life। They are not conferred by law but only enforced by law, for example right to life। प्राकृतिक अधिकार, ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को उनके मनुष्य होने के कारण यानी ह्यूमन बीइंग होने के नाते जन्म से उपलब्ध होते हैं। दे आर सपोज टू गिवन बाय नेचर आर गॉड टू ह्यूमन बीइंग। ये जो होते हैं ये नेचर या भगवान के द्वारा मिलते हैं, यानी ये नैसर्गिक है। देयर बाय आर द इंट्रिंसिक टू ह्यूमन लिव्स। ये कानून द्वारा प्रदान नहीं है बल्कि कानून द्वारा केवल क्या किया जाए, दे आर नॉट कन्फर्ड बाय लॉ बट ओनली इन्फोर्स्ड बाय लॉ। कहने का मतलब ये होता है ये कानून के द्वारा प्रदत्त नहीं, ये कानून के द्वारा हमें प्राप्त नहीं है, बल्कि कानून के द्वारा केवल इसको बदला जा सकता है, बट ओनली इन्फोर्स्ड बाय लॉ।
ये जो होता है कानून के द्वारा लाया जा सकता है या बदला जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। ये हमारा जीवन है, हम जिस तरीके से, ये नेचुरल राइट्स है। तो जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको बाय बर्थ जो हमें राइट्स मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल राइट्स। उसके बाद ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है मानवाधिकार। दीज आर सपोज टू बी सेकुलर वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स। ये सेकुलर वर्जन ऑफ द नेचुरल राइट्स है। दे आर अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल बाय द वर्चू बीइंग बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स। In that sense, these are supposed to be universal in nature and regardless of nationality, race, religion, gender। तो ह्यूमन राइट जो होता है, जिसको मानवाधिकार कहते हैं, इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण कहा जाता है, यानी कि सेकुलर वर्जन ऑफ नेचुरल यानी वर्जन माना जाता है। ये मानव के रूप में जन्म के साथ ही सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना जो हमें यूनिवर्सल इन नेचर, सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जो हमें प्रदत्त होते हैं, इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1948 में मानवाधिकार को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनिवर्सल के फॉर्म में यूएनओ ने लॉन्च किया था और 1948 में ये इसका वहीं से मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। अब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? दीज आर द राइट्स इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सम आर गिवन स्पेशल स्टेटस लाइक फंडामेंटल राइट्स while other enjoy ordinary status only. For instance, and present right to property in merely as a constitutional right under the Indian Constitution। संवैधानिक अधिकार संविधान में लिखित होते हैं। कुछ अधिकारों को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है जैसे मूल अधिकार, जबकि अन्य अधिकारों को केवल साधारण दर्जा दिया जाता है। मेयरली कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे अगर हम बात कर ले, जैसे मूल अधिकार जबकि अन्य अधिकारियों को केवल साधारण दर्जा दिया जाता है। और इस तरीके से ये कहा गया है कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो बेसिकली क्या था कि हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट था, लेकिन बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया 300A आर्टिकल में रखा गया था। अब उसके बाद आता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग विधिक अधिकार कहते हैं या विधिक अधिकार होता है। दीज आर दो सिविल राइट्स विच आर कन्फर्ड बाय द स्टेटस इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। यह एक प्रकार का क्या होता है? नागरिक अधिकार होता है जो विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? उसको संचालित किया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं लीगल राइट्स। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या है? तो दीज आर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज द एम्पावर द इंडिविजुअल एंड इनेबल देम टू डेवलपमेंट। अधिकार लोकतंत्र का सार है। यह व्यक्ति को स्वयं के विकास करने के लिए सक्षम है। हाउएवर जस्ट बिकॉज क्लेम समथिंग एंड डज नॉट बिकम आवर राइट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव। और सशक्त बनाने का है कि अधिकारों की धारणा समय समय पर
तथा समाज से दूसरे समाज में परिवर्तित होती रहती है। राइट आर सर्टेन लीगल क्लेम इंडिविजुअल आर सिटीजन गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल स्टेटस। अधिकार कानून द्वारा सुविधा या विशेषाधिकार है या विधि के द्वारा जो दिया गया सुविधाएं हैं अधिकारों की रक्षा करता है। राइट एक्वायर्ड मीनिंग ओनली सोसाइटी एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेट आवर कंडक्ट। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां कानून एक ओर अधिकारों को मान्यता देता है वहीं दूसरी ओर इन्हें लागू करने या उनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। इन सारी चीजों को एक ही साथ व्हाट इज रिकॉग्नाइज द सोसाइटी एंड राइटफुल बिकम द बेसिस ऑफ राइट। दे वाई नेशन एंड राइट चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम सोसाइटी एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। ये जो फंडामेंटल राइट जो होता है, ये जो कंसेप्ट जो होता है राइट टू, ये सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता रहता है। इट इज ओनली सोशली ऑर्गेनाइज्ड क्लेम एंड रिटेन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स। जब कुछ दावे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं तो वे परिवर्तनीय होते हैं, तब हमें उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकारों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और समाज द्वारा स्वीकृत जो तर्क संगत होता है दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। अदरवाइज रिमेन मेयरली एंड नेचुरल मोरल राइट्स। जो नेचुरल और मोरल राइट्स भी होते हैं, रिकॉग्नाइज सम क्लेम एंड बिकॉज इनफोर्स्ड, जिसको क्या किया जाता है, इन्फोर्स किया जा सकता है। वी कैन डिमांड एंड एप्लीकेशन। We follow citizen and government does not respect the right, we call violation and infringement our rights। अगर किसी भी तरह का राइट का वायलेशन होता है तो गवर्नमेंट जब चाहे तब उसको फ्रीज कर सकता है, बंद कर सकता है। इन द सर्कमस्टेंसेस द सिटीजन अप्रोच कोर्ट प्रोटेक्ट देयर राइट्स। इस प्रकार इसको अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो सिटीजन क्या करता है, सिटीजन अप्रोच कोर्ट। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिटीजन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। दस द राइट ऑफ डिफाइंड द रीजनेबल क्लेम द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। कहा जाता है कि कोई भी नियम और कानून पर्सन के द्वारा बनाया गया, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया जाता है, जो सोसाइटी और उनके द्वारा किसी नियम और कानून के द्वारा उसको परिभाषित और क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। सम राइट विच फंडामेंटल आवर लाइफ आर गिवन स्पेशल स्टेटस। कुछ जो होते हैं हमारे राइट्स जो होते हैं जो हमें स्पेशल दर्जा दिए रहते हैं। दे आर नॉट ओनली लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो स्पेशली प्रोटेक्टेड। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट तो नहीं किया गया है लेकिन हमें प्रोटेक्शंस के लिए, हमें सुरक्षा, स्पेशल सुरक्षा के लिए सच राइट कॉल द फंडामेंटल राइट। और इस प्रकार के राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं यानी मूल अधिकार कहते हैं। दे आर फंडामेंटल राइट बिकॉज दे एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड आल्सो बिकॉज द गारंटीड by the fundamental law of the land, the constitutional itself। इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उनको किसी देश के मूल कानून अर्थात संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान किया जाता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट इंश्रिंड इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यह भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। These not only guarantee political freedom in country but are also a check against the arbitrary action of the state।
ध्यान देना, मूल अधिकार भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 13 में तो दिया गया है। इसके अलावा क्या कहता है कि ये न केवल देश में राजनैतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, बल्कि राज्य की मनमानी, जो कहता है कि बट आर आल्सो चेक अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, यह न केवल देश में राजनैतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, बल्कि राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध कंट्रोल की भूमिका में भी काम करता है। इसके अतिरिक्त क्या कहता है, फर्दर they help the establishment rule of law instead rule of men, which means that the state cannot act in arbitrary manner। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिसका मतलब यह है कि राज्य मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। यानी फंडामेंटल राइट जो है नियम के अनुसार होगा। यही इसमें कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आपको समझना है। अब कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स द सर्व एज द फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ बाय एक्टिंग एज चेक एंड आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। यह कहा जाता है कि व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन स्थापित करने में सहायता। इसका मतलब यही होता है कि राज्य मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। फर्दर, एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विद द पावर ऑफ judicial review acts as the protector of the fundamental rights as well as the guardian and guarantor of the rule of law। इसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी जुडिशियरी रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये जो हमारे भारतीय संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की भी कंसेप्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है उसमें यह दिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियली रिव्यू शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका मूल अधिकार को संरक्षण का काम देखती है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वो हमें फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है। यानी विधि के शासन स्थापित करने हेतु यानी रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट के लिए एज ए गार्जियन और गारंटर के रूप में भी काम करता है। रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की स्थापना हेतु अभिभावक या गारंटर के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान देना, अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 के द्वारा जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 यानी 226 आर्टिकल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो है, दीज आर ब्रांचेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यह संवैधानिक अधिकार का एक भाग है एंड आर गिवन द स्पेशल स्टेटस एंड वर्चू एंड इंपॉर्टेंस एंड बीइंग डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। यह हमें स्पेशल एक स्टेटस देता है और ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होता है, इन्फोर्स्ड किया जाता है। तो उसमें भारतीय संविधान जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली उसमें 7 राइट्स दिए गए थे। द फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्रिंड पार्ट 3 आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 6 पार्ट। ध्यान देना, जब भारतीय संविधान बना था तो 7 पार्ट में था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कहने का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट आर अ ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक ब्रांच है फंडामेंटल राइट।
और फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको 300A के रूप में एज ए संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में 6 पार्टों में डिवाइड है राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि राइट टू इक्वालिटी मतलब समता का अधिकार, और समता का अधिकार का मतलब यही होता है कि सभी को समान, जिसमें आर्टिकल 14 से 14 से लेकर 18 तक इसके विषय में बताया गया है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो बताया गया है वो आर्टिकल 19 टू 22 के विषय में बताया गया है। स्वतंत्र राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार जो दिए गए हैं वो 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में दिया गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो दिया गया आर्टिकल, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। और लास्ट में जो दिया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में यह डिस्क्राइब किया। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे भारतीय संविधान में 6 दिए गए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आपको ध्यान देना है इन सभी पर एक एक हमारा वीडियो रहेगा, इसलिए फंडामेंटल राइट सीरीज आप पूरी तरीके से देखा। ये पार्ट फर्स्ट है, लेकिन इसके 18 पार्ट में हमने डिवाइड किया है और मल्टी डायमेंशनल होके सभी करंट इश्यूज के साथ को रिलेट करके सभी आर्टिकल को हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और आने वाले जितने भी प्री और मेंस के क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन से भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था एम.बी. पायली। उनके अनुसार कहना था कि मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति यानी गवर्नमेंट पावर से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि अपने आप को फ्रीडम के रूप में परिभाषित करता है, और शासकीय शक्ति द्वारा यानी गवर्नमेंट पावर द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करता है और उसके द्वारा हमारे पावर को लिमिटाइज करता है। व्यक्ति और राज्य के बीच यानी फंडामेंटल राइट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन यानी पर्सन। मूल अधिकार, इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रिटी और पावरफुल यानी शक्ति में वृद्धि करता है। तो मूल अधिकार के विषय में यह कहा गया था। अब हम इसका इवोल्यूशन अगर देखें तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र पर हस्ताक्षरित किया, सिग्नेचर किया। मूल अधिकार संबंधित ये प्रथम लिखित दस्तावेज था यानी डॉक्यूमेंट्स था। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। वहां के जो सम्राट थे वहां के नागरिकों के लिए मूलभूत सुरक्षा, मूलभूत अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्वासन भी दिया था। और 1689 में लिखित जो बिल ऑफ राइट्स था वो मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य प्रमुख डॉक्यूमेंट्स था यानी दस्तावेज था। इसमें विभिन्न सम्राट द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को ये प्रदान किए जाते थे
और इस अधिकारों में स्वतंत्रता भी संलग्न किया जाता था, यानी कि उनको अधिकार के साथ साथ क्या किया जाता था, कुछ उनको स्वतंत्रता की भी बात कही जाती थी। फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया। और उल्लेखनीय है कि फ्रांस की जनता अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग थी, बहुत ही ज्यादा जागरूक थे। और इसी के फलस्वरूप 1789 में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें लुई 16 को मूलाधिकार यानी मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के कारण उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अमेरिका में मूल संविधान में मौलिक अधिकार उल्लेख नहीं था। जब अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें मूल अधिकार कहीं नहीं दिया गया था, लेकिन 1791 में अमेरिकी संविधान में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। ये तो हो गया कि मूल अधिकार का बेसिक कंसेप्ट यानी इवोल्यूशन कहां से हुआ, तो ब्रिटेन से शुरू हुआ, फ्रांस में गया और फ्रांस से यूएस से, इस तरीके से। लेकिन भारत में कब से शुरू हुआ? भारत में मूल अधिकार की सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो मांग किया गया था वो 1895 में किया गया था, संविधान विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के द्वारा फंडामेंटल राइट पर यह पहली बार मांग किया गया था 1895। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917, 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, और 1929 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी फंडामेंटल राइट का डिमांड किया गया था। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास कॉन्फ्रेंस में यानी मद्रास अधिवेशन में, 1930 में कराची अधिवेशन में इसके संबंध में यानी फंडामेंटल राइट के संबंध में एक प्रस्ताव पारित भी किया। दूसरे गोल में सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में गांधी जी के द्वारा फंडामेंटल राइट का मांग किया गया था, किंतु 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट इसे उसमें फंडामेंटल राइट शामिल नहीं किया गया। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में एक प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों के मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किया था यानी डिमांड किया था। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए यानी उसको कन्वर्सेशन के द्वारा मूल अधिकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, परामर्श समिति बनाई गई या गठन किया गया। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक सब कमेटी का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी साहब किए थे। इनकी सिफारिश के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 मूल अधिकार संबंधित प्रावधान यानी प्रोविजन लाया गया था। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन संविधान में यानी ब्रिटेन की संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को नेचुरल राइट के रूप में स्वीकार किया गया है, तथा भारत में मूल अधिकार
संविधान द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान विशेष अधिकार है, इसमें उन आधारभूत यानी बेसिक राइट का समावेश किया गया है यानी इंक्लूड किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास यानी पर्सन के पर्सनालिटी विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 1235 मूल अधिकार के बारे में है और मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया है यानी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्राइब किया गया है, उतना ही विश्व के अन्य संविधान में कोई इतना बृहद संविधान में फंडामेंटल राइट का वर्णन नहीं किया गया है। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भारत का जो पार्ट 3 है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, वो बिल ऑफ राइट्स यानी अमेरिकी संविधान से निर्मित है। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया है यानी कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट दिया गया है और वह राज्य कृत्य के विरुद्ध यह गारंटी है किंतु एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का मतलब यही है कि यह राज्य के विरुद्ध यानी जो राज्य है, जो आर्टिकल हम लोग 12 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, तो आर्टिकल जो 12 है उसके यह विरुद्ध है यानी उसको क्या करता है, बैन करता है, कम करता है, किंतु यह एब्सोल्यूट नहीं है। यहां भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माताओं की भूल से अवगत होने के कारण, जिस तरीके से आपको पता भी होगा कि यूएसए के संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया था, बाद में अमेंडमेंट करके उसको जोड़ा गया था, उसी का सहारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माताओं की भूल से अवगत होने के कारण राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित एवं लोकहित में प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब यह है कि राज्य को फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और वह किस पर है, तो राष्ट्रहित के लिए है। अगर कोई नेशन के वेलफेयर के लिए हो या लोकहित पब्लिक वेलफेयर के लिए हो तो उस समय क्या कर सकता है, राज्य उस पर बैन कर सकता है यानी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है कि प्रतिबंधित कर सकता है। साधारणतः यानी सामान्य रूप से मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है। मुख्यतः जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया है, राज्य को नहीं दिया गया। किंतु कुछ मूल अधिकार जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। जैसे अगर आर्टिकल हम 12 सेकंड की बात करते हैं या आर्टिकल 17 की बात करते हैं या आर्टिकल 23 और 24 की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति के ये मूल अधिकार जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिया गया है, जैसे आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, यह जो केवल नागरिकों को दिया गया है। इसके अलावा जितने फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं वो सभी नागरिकों को दिया जाएगा, चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, किसी को भी ये राइट दिया गया है। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल केवल इंडियंस को दिया गया है यानी नागरिकों को दिया गया है। आपात के समय राष्ट्रपति यानी इमरजेंसी के पीरियड में प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21
21 के अलावा अन्य सभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, जो आर्टिकल 359 में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 359 में क्या मेंशन किया गया है? वो यह कहा गया है कि आर्टिकल 21 और 21 के अलावा सभी राइट को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार की जो नेचर है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। नागरिकों को प्रदान स्वतंत्रताएं, जैसे नागरिकों को जो पावर दिया गया है, जैसे उसमें लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये पॉजिटिव नेचर का है। और निगेटिव नेचर की अगर हम बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 और 21, मूल अधिकार न्याय योग्य भी है, अतः इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये ऑर्डिनरी बिल से नहीं हो सकता है। जब भी होगा वो क्या होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया जा सकता है, यानी आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और उस संविधान में संशोधन मतलब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 368 के द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधन हो सकता है। और उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां, द इंस्पिरेशन एंड इनकॉर्पोरेटिंग fundamental right into the constitution was the result of a long struggle for freedom and learning from experiences of world leading democratic। कहा जाता है कि संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष और विश्व के प्रमुख लोकतंत्रों के यानी डेमोक्रेसी के अनुभवों से प्राप्त हुई है। इन 1928 a series of all party conference headed by Motilal Nehru drafted constitutional scheme called the Nehru Report. It called for establish India into parliamentary democracy and giving protection to minority। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का क्या किया गया? आह्वान किया गया, यानी कि यह विचार में लाया गया या उसको प्रस्तुत किया गया। द फेमस रेजोल्यूशन 1931 कराची सेशन फर्दर committed itself issue and individual right and liberties। 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्त किया गया, यानी एकदम पूरी तरीके से क्या हो गया कि प्रतिबद्धता कि हम करेंगे ही। इसे मूल नागरिक अधिकार तथा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए और अस्पृश्यता एवं दासता के उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकार भी उसमें शामिल थे। इन इंक्लूडिंग फंडामेंटल सिविल राइट, सोशियो इकोनॉमी राइट लाइक इंश्योरिंग मिनिमम वेज एंड एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सर्फडम। कहने का मतलब यही है कि 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के विषय में लोगों को जागरूक करने और अधिकार देने की बात कही गई। इसके अलावा मूल नागरिक अधिकार में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, दासता को एबोलिश करने के लिए यानी स्लेवरी को खत्म करने के लिए, और सामाजिक आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित किया गया था।
उसके बाद जब दूसरे पार्ट में हाउएवर द साइमन कमीशन एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन व्हिच वेर रिस्पॉन्सिबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act 1935 and rejected the idea enacting declaration fundamental right on the ground that abstract declaration are useless unless there exists the will and means to make them effective. नेहरू रिपोर्ट के बाद से राष्ट्रवादी मत बिल ऑफ राइट्स के पक्ष में, जिसका कारण ब्रिटिश शासन से प्राप्त अनुभव था। एक पराधीन विधान मंडल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने में कार्यपालिका के अधीनस्थ के रूप में कार्य कर सकता था। और इसी के आधार बट नेशनलिस्ट ओपिनियन सिंस द टाइम ऑफ नेहरू रिपोर्ट फेवर बिल ऑफ राइट एक्सपीरियंस एंड गैदरिंग फ्रॉम द ब्रिटिश रेजिम वाज द subservient and legislature might serve to handmaid to an executive in the committing inroads upon the individual liberty. वही क्या है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद राष्ट्रवादी मत बिल ऑफ राइट्स के पक्ष में किया था, जिसका ब्रिटिश शासन से प्राप्त अनुभव था। एक पराधीन विधान मंडल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के लिए कार्यपालिका के अधीनस्थ के रूप में कार्य कर सकता था। Regardless of British opinion, they make and constitution adopt a fundamental right and safeguard individual liberty also for the ensuring a together of the directive principles social economy and political justice at every and community की अगर बात करता है, the Constitutional Assembly also inspired the Bill of Rights USA and UK as well the France Declaration of Rights of Men. Regardless of the British opinion, therefore ब्रिटिश मत पर ध्यान दिए बिना संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण यानी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेड फंडामेंटल राइट सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी संरक्षण तथा समुदाय के प्रत्येक सदस्य को एंड आल्सो फॉर द इंश्योरिंग टुगेदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर एवरी मेंबर ऑफ कम्युनिटी यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय नीति निदेशक तत्व के सुनिश्चित करने हेतु मूल अधिकारों को अपनाया। और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो इंस्पायर्ड बिल ऑफ राइट्स यानी कि बिल ऑफ राइट जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, एंड यूके एज वेल द फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ ही फ्रांस के मानवाधिकार की घोषणा से भी प्रेरित हुआ था। ये है इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट के विकास का क्रम। जो हमारे फंडामेंटल राइट जो आपको हम ये कह सकते हैं कि संविधान के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी एवोल्यूशन की यानी उसके विकास के क्रम की। और इतनी शिद्दत के बाद हमें इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा लिखित और कॉम्प्रिहेंसिव वे में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट दिया है जो केवल भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। अब है लिमिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ध्यान देना, जब हम किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के विषय में पढ़ते हैं तो कहा भी जाता है कि एक तरफ जो हमें फंडामेंटल राइट जो दिया गया है वो अगर नेशनल इंटीग्रिटी या किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और किसी भी तरह पे अगर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी कम्युनिटी को या किसी वर्ग विशेष को अगर नुकसान पहुंचता है आपके फंडामेंटल राइट से तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकता है कि कहीं ना कहीं लिमिटाइज भी कर सकता है। और लिमिटाइज करने का क्या मतलब है, लिमिटाइज किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसके आधार पर आप देख तो
all over the world, even in historical deep rooted democratic, there are limitations imposed on the enjoyment of fundamental right. दुनिया भर में जहां तक कि ऐतिहासिक रूप से जहां लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत थी, वहां भी मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदी या कुछ सीमाएं लगा रखी हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आलो इंक्लूड सच लिमिटेशंस. भारतीय संविधान भी इस तरीके की पाबंदियां लगाया है. फॉर इंस्टेंट, इस प्रकार आर्टिकल 19 says that the right of conditional and subject of reasonable restriction. आर्टिकल 19 एक तरफ हमें स्वतंत्रता की बात करता है, तो दूसरे तरफ कुछ प्रतिबंधित यानी कुछ राइट को प्रतिबंध भी किया गया है. While such reasonable restriction is split out upon 19 and other such limitation has been added through either amendment act or through Supreme Court verdict. और इस प्रकार के लिमिटेशन और एक्सटेंशंस की बात अगर हम करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वर्डिक्ट्स के आधार पर कुछ लिमिटेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या उस पे कुछ प्रतिबंधित भी किए गए हैं. फॉर इंस्टेंट, रिन्यूएबल एक्सटिंक्शन फाउंड एंड आर्टिकल 19 एक्सटेंडेड आर्टिकल 20 एंड फेमस मेनका गांधी केस. आर्टिकल 21 में मेनका गांधी मामले में 1978 में कुछ अधिकार दिए गए तो कुछ अधिकार को लिमिटाइज किया गया, जैसे सामाजिक न्याय को भी विस्तारित किया गया. और इस तरीके से आर्टिकल 15 और 16 have been amended by parliament and pursuit of the social justice. कि सामाजिक न्याय के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 6 को पार्लियामेंट ने क्या किया था, उसमें अमेंडमेंट भी किया था, यानी उसमें संशोधन भी किया गया था. तो ध्यान दें, फंडामेंटल राइट नो डाउट किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मेन उसके एग्जाम्पल के रूप में भी लिया जाए और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी है. लेकिन एक तरफ फंडामेंटल राइट दिया जाता है तो दूसरे तरीके से उसको लिमिटाइज भी किया जाता है. जब हम आर्टिकल 14 से लेके 32 के बीच में हम सारे राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे, या राइट टू इक्वालिटी के बाद अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, जितने भी राइट्स हम पढ़ेंगे, उस राइट्स में एक तरफ हमें राइट्स तो दिया है, दूसरी तरफ उसको लिमिटाइज भी किया गया है. ये लिमिटाइज करने के पीछे जो लॉजिक है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रतिबंध है, वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यानी कि उस जो भी पार्लियामेंट अगर कोई भी नियम और कानून फंडामेंटल राइट में चेंज करता है या बनाता है या उसको कम करता है और ज्यादा करता है, तो उसको सुपरवाइज करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा. अगर सुप्रीम कोर्ट उसके मानकों को तय करता है, जो हमारे संविधान के मानकों को अगर तय करेगा, तभी वो उस फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा, अदरवाइज उस फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं होगा. अब फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीय संविधान का फीचर्स क्या क्या है, और इस फीचर में हमें क्या, तो फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग. मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है. अब वो सुनिश्चित किस तरीके से किया गया है? Some of them are available only the citizen, while other are available to all person, whether citizen or foreigner or legal person like corporation and companies. उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां क्यों न हो. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restriction on them. However, whether such restriction area ये
reasonable are not to decided by the court such they strike balance between rights and individual, those of the society as whole, between individual liberty and social control. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये असीमित नहीं है, यानी ये बहुत एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड कहा जाता है, लेकिन बाध्य योग्य है, एब्सोल्यूट नहीं है, और ये कुछ विचार किया जाता है। राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है जैसा वो उचित समझे, इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, उस पे जैसा राज्य उचित समझे उस पे क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। क्या कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका डिसीजन ये कोर्ट करेगा, कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा, अदालत करती है। इस तरह यह व्यक्तिगत अधिकारों या पूरे समाज के बीच एक संतुलन कायम करता है। यह कहा गया है कि दे स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। इस तरीके से यह व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। Most of them are available against the arbitrary action of the state with a few exception, like those against the state action against the action and private individual, when the right are available against the state action only are the violated by the ये private individual, they are no constitutional remedy but only ordinary legal remedies। कहने का क्या मतलब है, मोस्ट ये सभी प्रकार के एक पक्षीय निर्णय, मतलब एक पक्षीय अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट विद द फ्यू जो एक्सेप्शंस है, कि ये सभी प्रकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि इनमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। सम ऑफ देम नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड while other are positive nature in conferring ये certain privilege on the person। इनमें से कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, जैसे राज्य को या अधिकार को, ये राज्य के अधिकार को सीमित करता है, लिमिटाइज करता है, यानी प्लेस लिमिटेशंस, यानी राज्य के अधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दे आर जस्टेबल फॉलोइंग ये अलाइंग द पर्सन एंड मूव द कोर्ट एंड देयर इन्फोर्समेंट इफ दे व्हेन दे आर वायलेटेड। दे आर जस्टेबल, यह न्यायोचित है। दे आर जस्टेबल, जस्टिसिएबल का मतलब होता है ये न्याय योग्य है, यानी इस पे जस्टिस किया जा सकता है। अलाइव पर्सन ने मूव द कोर्ट, ये व्यक्ति को अदालत में जाने के लिए परमिशन देता है जब भी इसका उल्लंघन होता है। दे आर इन्फोर्स्ड इफ दे आर व्हेन दे वायलेटेड, जब किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ये फंडामेंटल राइट हमें यह अधिकार देता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटी बाय ए सुप्रीम कोर्ट, हिंस द एग्रीव्ड अ पर्सन डायरेक्टली अ सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय वे टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ राइट कोर्ट्स। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि नॉट नेसेसरी अवे अपील द अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल वो उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए,
यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारा आर्टिकल 32 हमें पूरी तरीके से छूट दे के रखा है कि आप किसी भी तरह का अगर वायलेशन हो रहा है तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दे आर नॉट कंसेंट एंड परमानेंट। जो पार्लियामेंट कैन curtail or repeal them, but only constitutional amendment and not only ordinary act. Moreover, they can done without affecting the basic structure of the constitution. ये अस्थाई नहीं है, दे आर नॉट परमानेंट, ये अस्थाई नहीं है। द पार्लियामेंट कैन curtail or repeal them, but only by the constitutional amendment act, not by an ordinary act. संसद इसे कर्टेल यानी कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट के तहत, न कि साधारण विधेयक के तहत। ये भारत के संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ कटौती किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना कि वह संवैधानिक संशोधन के द्वारा होना चाहिए, साधारण विधेयक के द्वारा नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, अगर आप किसी भी तरह का कटौती करते हैं तो मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से उसको कम नहीं होना चाहिए। अगर वो मूल ढांचे को यानी कि संवैधानिक के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना वो अमेंडमेंट कर सकता है, चाहे वो घटा सकता है या बढ़ा सकता है, जो भी करना है करें, लेकिन ध्यान देना कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का क्या होना चाहिए कि कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। They can suspended during the operation national emergency except the rights guaranteed by article 20 and 21। राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान, यानी जब इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात अगर लागू है तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित किया जा सकता है। और उसमें यह भी कि फर्दर द 6 राइट गारंटी एट आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी एट डिक्लेरेशन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेल या इंटरनल इमरजेंसी। ध्यान देना, जो हमारा जो दिया गया है कि आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 राइट ऑफ गारंटी बाय आर्टिकल 19 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 6 आपको राइट्स दिए गए हैं। वो अधिकार तब स्थगित किया जा सकता है जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो यानी बाह्य आक्रमण हो, तब आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इंटरनल अगर इमरजेंसी है या आर्म्ड रिबेलियन है तो उस पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अर्थात विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो उस पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि अगर इंटरनल पार्ट में अगर कहा जाता है कि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपात हो तो मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग इसको बहुत बृहद स्तर पे पढ़ेंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पढ़ेंगे। उसके बाद दे स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड आर्टिकल 31 सेविंग द लॉ एंड प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13b ये वैलिडेशन एंड सर्टेन एक्ट एंड ये रेगुलेशंस इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31c सेविंग द लॉ ऑफ गिविंग इफेक्ट ऑफ द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 31a संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा के द्वारा इसे क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। आर्टिकल 31b में कुछ अधिनियम और विनिमय का विधि के द्वारा मान्यीकरण जो
9th शेड्यूल में शामिल किया गया। हम लोग 9th शेड्यूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आर्टिकल 31 सी में कुछ नीति निदेशक तत्वों के प्रभाव करने वाले विधियों को विषय में यह दिया गया है। यानी कहने का मतलब होता है कि आर्टिकल 31 में ये जो स्कोप ऑपरेशन लिमिटाइड ये कुछ आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट को कुछ लिमिटाइज किया है, और लिमिटाइज करने के साथ ऑपरेशन लिमिटाइज आर्टिकल उसी तरीके से 31B 9th शेड्यूल इंक्लूड हो जाने की वजह से, और आर्टिकल 31C भी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रिलेट करके ये बताया गया। आगे हम लोग इस पे एक एक आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसको देखेंगे। Their application to members and armed force, paramilitary force, police service, intelligence agency and alleged service can be restricted and जो abrogated by the parliament article 33। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाएं एवं ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं को क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, जो आर्टिकल 33 में यह मेंशन किया गया है। यानी संसद चाहे तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या फोर्सेज हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी या इससे रिलेटेड जितनी भी एजेंसी है, सबको वो रिस्ट्रिक्टेड आर बैन कर सकता है। Their application can be restricted while the martial law enforce any area. Martial law means military rules imposed under the abnormal circumstances to roster order article 34। उसमें कहा गया है कि ऐसे इलाके या ऐसे क्षेत्र में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रणाली हो, और फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, और यह राष्ट्रीय आपात से भिन्न है। ध्यान देना कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यह राष्ट्रीय आपातकाल से ये मार्शल लॉ जो है, यानी मिलिट्री रूल्स जो इम्पोज अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो किया जाता है, वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। और इस पे भी आर्टिकल 34 के द्वारा संसद क्या कर सकता है कि क्रियान्वयन को रोक सकता है, इंप्लीमेंट को यानी रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है। तो पार्लियामेंट को कुछ राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट में चेंज करने के लिए। अब उसके बाद दिया है मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली इन्फोर्सेबल सेल्फ एग्जीक्यूशन व्हाइल द फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस of a law made giving effect of them। इनमें से ज्यादातर अधिकांश स्वयं परिवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया गया है। Such a laws can made only parliament cannot by state legislature so uniformity throughout the country maintained। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधान मंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश की एक रूपता और इंटीग्रिटी, अखंडता बनी रहे, जो आर्टिकल 35 में मेंशन किया गया है। तो ये है साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इस वीडियो से पढ़ा है और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप विद इन 1.5 आवर में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और ध्यान दें, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कहीं भी रह के करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सभी क्वेश्चंस, यूपीएससी चाहे अदर पीएससी, कहीं भी मेंस पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। तो चलते देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में किस तरीके की चीजों को कैसे लिखा जाएगा। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ध्यान देना, ये डिफरेंट आपसे पूछा गया तो दोनों के अंतर बता देना, लेकिन ध्यान देना कि
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो लास्ट में जब कंक्लूजन आप देंगे तो लिखोगे कि लीगल राइट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लीगल राइट्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ही एक पार्ट है फंडामेंटल राइट, और वो फंडामेंटल राइट किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में किस तरीके से आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फंडामेंटल राइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। उसको एक एक पीपीटी को आप एक एक पीपीटी को अच्छे से देखें और अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से एनालिसिस करें। हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी, लेकिन आपको पता भी होगा कि वो 7 फंडामेंटल राइट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में एज ए कानूनी अधिकार दे दिया गया, और प्रेजेंट डेट में आपके फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? केवल 6 हैं। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान देना, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन यानी मौलिक अधिकार का विकास का क्रम बताएं। तो मैंने आपको बताया था कि विकास का क्रम आपको ये 1215 से सम्राट जॉन के द्वारा शुरू किया गया था, और बिल ऑफ राइट्स के मामले में और जितने भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो तमाम तरह के जो कॉन्फ्रेंसेज, कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जैसे कराची की बात करते हैं या नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, इन सभी का हम लोग को जिक्र करना है और इस पे ये मेंशन करना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है सभी चीजों को पॉजिटिवली आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान देना, अभी तो अभी लिमिटेशंस तो मैंने थोड़े बहुत ही बताया है। जब पूरे फंडामेंटल राइट आप पढ़ लेंगे या जब एक एक आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, कुछ प्रतिबंधित भी किया गया है, कुछ बाउंडेशंस भी लगाए गए हैं। तो वो बाउंडेशंस वही लिमिटेशंस होंगे। तो आप अभी तक जितने आप पढ़े हैं फंडामेंटल राइट की लिमिटेशन, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या होंगे, अब उस पर आपको ध्यान देना होगा। अभी हमने उस पर डिस्कशन किया है, तो ध्यान देना कि ये मेंस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, चाहे स्टेट या यूपीएससी। आप लेखन शैली को यानी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लिखने की कोशिश करेंगे। और प्री पॉइंट ऑफ व्यूज की अगर बात करते हैं तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, लीगल राइट्स दिया गया है, वो किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस सन में, और आपको ये सारी डिटेल उसमें आपको चीजें किया जा सकता है। इसके अलावा आपको फंडामेंटल राइट में खासकर जो टाइप ऑफ राइट, क्लासेज ऑफ फंडामेंटल राइट, आपने देखा कि राइट टू राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, और इस तरीके से 6 राइट दिए। तो कहां से आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल बेस से आप क्वेश्चन। तो इस आज के वीडियो में जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 4 से 5 ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, अदरवाइज इससे नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो अब आपके जाएंगे, एक एक आर्टिकल पे एक एक वीडियो होगा, उसके मल्टी डायमेंशनल और सारे अप्रोचेज को देखते हुए बनाया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चंस जो आने की पॉसिबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए और आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग करते हुए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस को देखते हुए हम सब पे वो अब अगला वीडियो शुरू होगा उसके द्वारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखेंगे
और एनालिसिस भी करेंगे और अपने ज्ञान को डे बाय डे, अपने नॉलेज को डे बाय डे क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि अच्छे से पढ़ें, घर में सुरक्षित रहें और अपने सेहत का ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से और इस चैनल से अगर हमें फायदा मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पॉसिबल हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा शेयर कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ज्ञान बांटने से ही क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ज्ञान अगर आपको मिला तो दूसरों को बांटेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में डेवलप होता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा, और उम्मीद ही नहीं है, विश्वास भी है आप सभी पर, कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और क्या करेंगे कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इन सभी पे आप जा सकते हैं और वहां से हमारे सारी चीजों को आप एनालिसिस और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।